क्रिकेट की बात जहाँ की जाती है वहां पे इंजरीज का और क्रिकेट का चोली दामन का साथ है, और आपकी तो एक्सपर्टीज यही है। दुनिया में नवे हैं आप जिन्होंने क्रिकेट इंजरीज के हवाले से पीएचडी किया। आजकल जैसे क्रिकेट इतनी फास्ट हो गई है, चैंपियंस ट्रॉफी करीब है, और पीएसएल उसके बाद होगा। पाकिस्तान क्रिकेट की जब बात की जाए तो यकीनन कुछ बड़े फास्ट बॉलर्स हैं हालिया दिनों में जिन्होंने अपनी अपना नाम बनाया और वो छाए रहे। लेकिन एक प्लेयर हैं एहसान उल्लाह, मुल्तान सुल्तान से जिनका ताल्लुक रहा, उनसे खेले मुल्तान सुल्तान, दो दो पीएसएल पहले टॉप परफॉर्मर थे, हाईएस्ट विकेट टेकर्स भी रहे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी आए। इम्कान और उम्मीद ये थी कि वो छा जाएंगे। लेकिन अल्टीमेट ये हुआ कि ही गॉट एन इंजरी एंड देन ही वाज साइडलाइन, और अब सिर्फ बयानात, खबरों और अखबारात की जीनत बने रहते हैं। एहसानुल्लाह के मुतालिक क्या उनकी इंजरी थी? आपने उनके साथ यकीनन काम भी किया होगा, क्या कहना है आपका इस हवाले से? जी, थैंक यू वेरी मच अफजाल भाई, एंड थैंक्स फॉर द इंट्रोडक्शन। एहसान उल्लाह के साथ मैंने डेफिनेटली काम किया है, और एहसान उल्लाह की पहली सीरीज जो डेब्यू सीरीज थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड, मैं उसमें उसके साथ था। और ही इज़ अ वेरी सिंपल गाय, लेट्स पुट इट दैट वे। और उसमें कोई वो चीज़ें नहीं है जो बहुत ज़्यादा चालाकियाँ या होती हैं। गाँव का लड़का है, बिल्कुल सिंपल सा बंदा है। ऑल ही वांट्स टू डू इज बॉल एट 150। और अनफॉर्चुनेटली उसको थोड़ा सा जो है, जब मैं आया था तो उस तरीके से वो टीम में या तो सेटल नहीं हो पाया, क्योंकि बिल्कुल सिंपल है, ही जस्ट वांट्स टू डू वन थिंग एट अ टाइम एंड जस्ट फोकस ऑन हिज क्रिकेट, और कोई उसका वो नहीं है। थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शंस भी उसको हो गई थी, ऑब्वियसली उसको थोड़ा सा फेम बहुत जल्दी मिल गया, तो ही वाज अ लिटिल बिट डिस्ट्रैक्टेड। लेकिन अल्टीमेटली ही इज अ वेरी फ्रेश गाय हु इज कीन टू बॉल फास्ट। अच्छा, अब ये तो हो गई इंट्रोडक्शन एज अ पर्सन एहसानुल्लाह की। आई थिंक द बेस्ट थिंग अबाउट एहसानुल्लाह इज हिज रिदम एंड द वे वो अपनी एल्बो और रिस्ट एक साथ मारता है। जब वो दोनों साथ मारता है, उससे उसको पेस मिलता है जो कि दूसरे बॉलर्स को नहीं है। और क्योंकि इस चैनल पे वी डू अ लॉट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस एंड बायोमैकेनिकल एनालिसिस, हाउ अबाउट वी हैव अ लुक एट हिज वीडियो एंड जस्ट मैं व्यूअर्स को समझा सकता हूँ डेफिनेटली। कि किस तरीके से उसकी बॉलिंग में 150 का पेस है। So essentially, if you look at Asanullah's run up, really smooth run up, and he approaches the crease side on, और फिर जब उसका जो गैदर होता है, we can really see how he puts in all the energy through a very smooth run up. ये देखें। तो जब जब ये इस तरीके का उसका रिस्ट एक्शन और स्लिंगी रिस्ट एक्शन होता है, लेकिन स्ट्रेट स्लिंग है इसकी। स्ट्रेट स्लिंग इस तरीके से कि कैटापल्ट करता है पूरी एनर्जी लोड करके और अनलोड करता है। और जब ये अनलोड करता है तो उसकी रिस्ट स्पेशली एक हाइपर एक्सटेंशन पोजीशन में आती है। हाइपर एक्सटेंशन यानी बिल्कुल बाहर आ जाती है रिस्ट। और इसी रिस्ट के साथ हाइपर एक्सटेंशन होते हुए ये ये अपनी रिस्ट को फ्लिक करता है। सो बेसिकली एल्बो एक्सटेंड होती है, रिस्ट एक साथ फ्लिक होती है, और इस वजह से इसको ठीक ठाक पेस मिलता है। और ये जो चीज। नजीब, सॉरी टू इंटरप्ट यू ओवर हियर। हाइपर एक्सटेंशन जब आप कहते हैं तो ये बड़ी कॉमन टर्म है, क्या है होती है एक्चुअली हाइपर एक्सटेंशन? इस बारे में बताएं प्लीज। ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है कि हाइपर एक्सटेंशन क्या होती है। बहुत सारे लोग हाइपर एक्सटेंशन का टर्म इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो समझते नहीं है। नॉर्मल जो इंसान होता है, उसकी जो एल्बो होती है वो स्ट्रेट होती है, जैसे मेरी एल्बो है, स्ट्रेट है। ठीक है, ठीक है। ये जो मोशन होता है इसको एक्सटेंशन कहते हैं। एल्बो को स्ट्रेट करने के मोशन को एक्सटेंशन कहते हैं। नॉर्मल जब हम लोग वॉक कर रहे होते हैं या ठीक। बैठे हुए होते हैं, तो कभी भी हम लोग बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखते, एल्बो को लॉक करके नहीं रखते। जैसे आप बैठे हैं अभी, आपकी एल्बो बेंड है, लेकिन अगर आपको मैं कहूँ ठीक है। आप अपनी एल्बो को स्ट्रेट करें तो उसको कहते हैं एक्सटेंशन। अब ये ठीक है। एक्सटेंशन जो है, ये 0 डिग्री पे आके रुक जाती है। ये देखें, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। एल्बो और आर्म। ऑब्वियस की बात है जी, लेकिन ठीक है। अगर ये आर्म ठीक है। हम लोग बहुत ज्यादा इसको एक्सटेंड करते हैं, यानी जीरो से आगे करते हैं, यानी माइनस में लेके चले जाए। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी एल्बो है और मैं इसको और ज्यादा लेके चले, ये वी बना दूं उसके अंदर, यहाँ पे, सही है। तो सही है। इसको कहते हैं हाइपर एक्सटेंशन। कुछ लोगों के अंदर नेचुरली हाइपर एक्सटेंशन होती है, 5 डिग्री की, दस मुरलीधरन डिग्री और की, शोएब 10 डिग्री अख्तर। की। शोएब अख्तर की बहुत ज्यादा थी, वो हाइपर मोबाइल था, उसकी प्रॉब्ली 10 से 15 डिग्री की हाइपर एक्सटेंशन थी। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों की जब हाइपर, बुमराह की एक्सटेंशन बहुत ज्यादा है, उसकी भी एटलीस्ट 15 से 20 डिग्री की हाइपर एक्सटेंशन है। तो कुछ लोगों की नेचुरल हाइपर एक्सटेंशन होती है। शाहीन अफरीदी की 5-6 डिग्री की हाइपर एक्सटेंशन है। इसी तरीके से एहसानुल्लाह की भी ऑलमोस्ट 4-5-6 डिग्री की हाइपर एक्सटेंशन है। मेजर तो मैंने नहीं की, तो लेकिन वी नो दैट ही ये कैन। डेवलप होती है या ये नेचुरल होती है या डेवलप होती है ये? ये नेचुरल होती है, ये कोई डेवलप नहीं कर सकता हाइपर एक्सटेंशन।
ये हर इंसान का नेचुरल है। जो जिस प्लेयर में थोड़ी सी हाइपर एक्सटेंशन होगी, वो अपनी बॉडी को, मैकेनिक्स को चेंज करके और उस मैकेनिक्स को एक्स्ट्रा यूटिलाइज कर सकता है, जिससे उसको 4-5 किलोमीटर एक्स्ट्रा पेस मिल सकता है इस हाइपर एक्सटेंशन की वजह से। एक और जो प्लेयर है जिसमें हाइपर एक्सटेंशन है, वो है शाहनवाज दहानी। सही सही। अच्छा, तो मुझे बताइएगा कि ये कोई सर्टेन एज के बाद डेवलप होती है हाइपर एक्सटेंशन, या ये मतलब बाय बर्थ, यानी कि अगर टीनेजर है, टीनेजर क्रिकेट खेल रहा है तो उसको हाइपर एक्सटेंशन रहेगी, या वो फिर मिड ट्वेंटीज में आने के बाद वो डेवलप होती है, जब बोन्स थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाती हैं, ग्रो करती हैं? नहीं, ये बचपन से होती है हाइपर एक्सटेंशन। और एसेंशियली जब बोन्स ग्रो करती हैं और डेवलप करती हैं तो हाइपर एक्सटेंशन खत्म हो जाती है बच्चों में। ऑलमोस्ट सारे बच्चों में थोड़ी बहुत हाइपर एक्सटेंशन होती है। लेकिन जब हम लोग ग्रो कर जाते हैं तो वो लचक हमारी कम होती ठीक। जाती है बॉडी से। लेकिन कुछ लोगों में वो लचक, जिसको कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, वो रह जाती है। और जिन लोगों में वो फ्लेक्सिबिलिटी रह जाती है, वो ऑब्वियसली कैटेपल्ट कर सकते हैं। अब थोड़ी सी एनाटॉमी की बात कर लेते हैं कि एल्बो जॉइंट होता कैसा ठीक है है। और उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा व्यूअर्स को समझना, क्योंकि हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो ये ऑब्वियसली एल्बो जॉइंट है। इसमें ऊपर ठीक। ह्यूमरस बोन है और नीचे दो बोन्स हैं, जिसको कहते हैं अल्ना, जो अंदर वाली बोन है, और रेडियस, जो बाहर वाली बोन है। अगर हम इसको पीछे से देखें और इसको अगर हम लोग थोड़ा जूम कर लें, तो हमें बहुत अच्छे तरीके से एल्बो जॉइंट नजर आ जाएगा कि ये जो बड़ी बोन है, जिसको हम लोग अल्ना कहते हैं, ये जाके अटकती है ऊपर वाली बोन ह्यूमरस के अंदर। और ये एक प्रिवेंट करती है कि हम लोग एक्स्ट्रा उसको सीधा ना कर सके या सीधे से ज्यादा पीछे ना कर सके। जैसे हम लोग फ्लेक्स करते हैं, हम लोग यही उल्टा ना कर सकें सही इसको। है। अब ये जो एहसानुल्लाह की चीज थी, इसका जो फ्रैक्चर हुआ है वो यहाँ पे हुआ है। बार बार तेज तेज लगने की वजह से, ये जिसको कहते हैं ओलिक्रेनॉन प्रोसेस टेक्निकल टर्म्स में, ये या कोनी जिसको कहते हैं, ये उसकी क्रैक हो गई थी। अब जब एहसानुल्लाह हमारे साथ टीम में था, उस वक्त उसने वो टेपिंग करा के खेलता था। तो मैंने पूछा भी था फिजियो से कि ये क्यों करा रहा है, लेकिन मुझे कोई एज सच स्पेसिफिक जवाब नहीं मिला। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमारे इस तरीके से है कि प्लेयर्स की फेवर्स लेने के लिए टेपिंग करा के खिलाया जाता है। बहुत बार हमने देखा है कि अच्छी खासी टेप लगी हुई होती है प्लेयर को, मल्टीपल मैचेस में टेप लगती इस वजह से है कि प्लेयर को कोई प्रॉब्लम है। तो प्लेयर के इलाज करने के बजाय उसको बस टेपिंग लगा के खिलाया जाता रहा है। तो इस चीज पे, इस वजह से यही एहसानुल्लाह के साथ भी मोस्ट लाइकली हुआ है। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ट्रीटमेंट क्या है इसका? व्हाट नेक्स्ट? अब तो इंजरी हुई हुई है, 1.5 साल, 1.25 साल होने को आ रहा है तकरीबन। ट्रीटमेंट क्या है इसका? सर्जरी है तो कौन सी सर्जरी है? की होल सर्जरी है, ये क्या हो सकता है? अच्छा, एहसानुल्लाह की सर्जरी तो हुई हुई है। एहसानुल्लाह की सर्जरी हुई हुई है, और वो सर्जरी एक फेल्ड सर्जरी हुई है अकॉर्डिंग टू द मीडिया सोर्सेज। क्योंकि एक एक तो चीज जो पता चली, वो एल्बो स्पेशलिस्ट ने इसकी सर्जरी नहीं की थी, एक जनरल सर्जन ने सर्जरी की थी, या जनरल ऑर्थोपेडिक सर्जन ने सर्जरी की थी। तो एल्बो क्यों सबसे कॉन्ग्रुएंट जॉइंट होता है बॉडी का, जिसमें अगर 1 मिलीमीटर भी आगे पीछे हो जाए तो एल्बो के बायोमैकेनिक्स खराब हो जाते हैं। सबसे मुश्किल जॉइंट है बॉडी का। नीज, एंकल्स, रिस्ट, ये ज्यादा आसान जॉइंट है बायोमैकेनिकली। एल्बो बहुत, इस मामले में इसकी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और रेंज जो है ना, बहुत ज्यादा प्रिसाइज होनी चाहिए। तो एनीवे, वो जो बॉच्ड सर्जरी हुई है अकॉर्डिंग टू द मीडिया रिपोर्ट्स, जिसकी वजह से एहसानुल्लाह के अंदर स्टिफनेस आ गई है एल्बो के अंदर। और इसी वजह से आपने ये भी देखा होगा कि पीसीबी में जो चीफ मेडिकल ऑफिसर थे उस जमाने में, उनको भी निकाला गया और इस टाइप की चीजें हुई। तो काफी ज्यादा इश्यूज क्रिएट हुआ। हाउएवर आई थिंक जो रिहैब इसकी है और प्रीहैब है, वो तो फिजियोथेरेपी का काम है ना। तो अच्छी फिजियोथेरेपी अगर इसको मिलती उस वक्त या अभी, तो ये चीजें इंप्रूव हो सकती हैं। तो आई थिंक इसको बेसिकली एक एल्बो स्पेशलिस्ट के साथ तकरीबन 6 से 9 महीने काम करना चाहिए, और उससे ये दोबारा रेंज अपनी गेन बैक कर सकता है। आपको लगता है कि इस पूरे ट्रीटमेंट के बाद एहसान वुड बी एबल टू बॉल अगेन एट 150 km पर आवर? जी, मुझे बिल्कुल लगता है कि वो कर सकता है। उसको टाइम लगेगा, उसको 9 से 12 महीने लग सकते हैं, मे बी इवन 18 माह भी लग जाए। हमने तो ये भी देखा है कि लोगों ने अपने एक्शन चेंज करके, आप इमरान खान के बहुत बड़े फैन है, उन्होंने तो अपना एक्शन कंप्लीटली रीमॉडल करके बॉलिंग कराई है। तो इसका तो एक्शन चेंज नहीं हुआ ना। तो हमने ये भी देखा कि बैक इंजरी के बाद बुमराह तकरीबन 18 माह बाहर रहा, 18 मंथ्स के बाद वापस आया। तो इसी तरीके से एहसानुल्लाह भी अगर एक प्रॉपर रिहैब सेंटर में जाए और काम करे, मेरी एडवाइस ये होगी कि एहसानुल्लाह को भेजा जाए यूएस। क्योंकि सबसे ज्यादा एल्बो इंजरीज जो होती हैं वो होती हैं बेसबॉल के अंदर।
ये बेसबॉल के अंदर भी हाइपर एक्सटेंशन होती है पिचर्स के अंदर। एहसानुल्लाह को जाके बेसबॉल रिहैब सेंटर के अंदर यूएस के अंदर 9 महीने लगाने चाहिए, एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि वो रीगेन कर लेगा अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ और ओरिजिनल फ्लेक्सिबिलिटी। इफ नॉट तो वो 99% क्लोज आ जाएगा अपनी ओरिजिनल फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि उसके नी वगैरह में तो कोई मसला नहीं है ना, तो उसकी रनिंग बायोमैकेनिक्स तो ठीक है, बॉलिंग भी वो करा रहा है। जब उसको 8 से 10 किलोमीटर नहीं मिल रहा, वो कोई इस पर प्रॉपर बंदा काम करे तो 100% हो सकता है। द होल इश्यू इज गेटिंग गुड फिजियोथेरेपी। पीसीबी की पॉलिसीज क्या होती हैं, क्योंकि आपने पीसीबी के साथ काम भी किया, ऐसे केसेस होते हैं क्योंकि सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड, मेरा नहीं ख्याल कि एहसान अभी है। पीसीबी यकीनन यूएस जाके इलाज कराना इतना और नॉट इजी टास्क, और एहसान अभी कोई ऐसा उसकी अर्निंग भी नहीं होगी, क्योंकि एहसान के बारे में सुना है कि वो ज्यादा क्या कहते हैं, सेविंग भी नहीं करते, और जो उनको क्या इस बारे में आपका कहना है? देखिए, जब मैं था तो पीसीबी केस बाय केस डिटरमाइन होता था। अगर मेडिकल पैनल रिकमेंड करता है और अगर बोर्ड अपने इनिशिएटिव दिखाता है तो डेफिनेटली आसान कैन बी सेंट ओवरसीज। पहले तो प्रीवियसली तो हमें पता है शाहीन के केस में तो प्लेयर प्लेयर इंजर्ड प्लेयर्स भी टीम के साथ ट्रैवल करते रहे। इंजर्ड शाहीन को फिजियोथेरेपिस्ट के कहने पे हम लोग लेके चले गए थे एशिया कप में, नेदरलैंड्स में टीम के साथ घुमा रहे थे। तो अगर ऐसा हो सकता है तो व्हाई नॉट एहसान। आई थिंक इसमें अगर पीएसएल वाले जो इनकी टीम है, मुल्तान सुल्तान, वो अगर इनिशिएटिव लें और एहसान को भेजें तो डेफिनेटली वो वहां पे जा सकता है। एहसान ने ऑब्वियसली इंटरनेशनल क्रिकेटर है, खुद भी उसके अपने पास पैसे होंगे, तो कभी कभार जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके लिए पीसीबी करे, आप अपना इनिशिएटिव लेके करें, अपना भी जो है ना एक वो लगाएं चीजों के अंदर। और अगर इस तरीके की आप चीजें करेंगे तो वाई नॉट। हमने देखा है कि यहाँ पे क्रश इंजरीज हो जाती हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, रग्बी के अंदर क्रश इंजरीज होती हैं जिसमें नी कैप्स पूरे फट जाते हैं। वो वाले प्लेयर्स वहां पे जाके रिहैब करके आके दोबारा कॉन्टैक्ट स्पोर्ट के अंदर वापस आते हैं। क्रिकेट तो अभी भी नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है। यस अफजाल भाई। थैंक यू, थैंक यू, सो सॉरी बीच में इंटरप्शन हुई थी। मैं ये जानना चाहूंगा कि हमारी आई वांट यू टू summarize for our English audience that what actually happened with Ahsan, and what do you rate how he can get a good treatment so that he can be able to ball again at 150 km. So Asan basically had an olecranon fracture of the elbow. So obviously elbow is made up of multiple bones, which includes humerus ulna. So that's the back of the elbow. That's what he cracked. And that was mainly because of again and again, multiple times of hyperextension. Asan used to hyperextend just a tiny bit when he balled every single time. He was obviously had pain. He kept playing by taping it. And obviously, when the MRI did, they found out that there was a fracture. Apparently, the report of the MRI was incorrect or it was missed in the first go. I'm not sure what exactly happened. I wasn't with the team back then. Although the previous doctor did try to put me in the loop and said that the injury was continuing of Hasanullah when I was there. Hasanullah had no issues when I was there. In fact, Hasanullah was the player, the bowler of the series in the series against Afghanistan. Seems like he continued to play with uh, quite a bit of taping and nobody really cared about it. And then essentially he had this fracture and then the surgery was a bit botched. According to reports, it wasn't sent to an proper elbow specialist. And then Hasanullah was sent to the London to see a few specialists who had given him advice, but he for some reason didn't stay in London and get a proper rehab. My advice to Hasanullah would be as simple as that. Go to US, go to a baseball rehab center. They have plenty of elbow injuries. They've got a lot of expertise in dealing with elbow injuries. One of the biggest centers in baseball is in Kentucky. A lot of baseball players go over there and go to a guy called Simon Knowles. I would recommend him going to Mr. Knowles and getting a proper rehab done. Spend 6 to 12 months, work on that, and then make a comeback. Thank you very much, Dr. Najeeb. You have given us very good insights about ऐसा। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम फिर हाजिर होंगे अपने नए एपिसोड के साथ, इंजरीज के हवाले से, गेम के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में बात करने के लिए। टिल देन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।